not a game, it's a rich thing. दीपक फ्लैट से निकला। इससे अब हमलावरों की तरफ से कोई डर नहीं था क्योंकि वो जा चुके थे। वो ये समझते थे कि दीपक की उन्होंने खूब मरम्मत कर दी है। इसे संभलने के लिए अरसा चाहिए, लेकिन इन्हें यह मालूम ना था कि सुरागर सा किस कदर सच जान है। बाटली वाला शराब खाना इस जगह से करीबी वाक़ था। दीपक ताज़ा दम हवा खाता हुआ पैदल चल पड़ा। नीम रोशन आबदारी से होता हुआ वो शराब खाने में दाखिल हुआ, लेकिन हिलाफे मामूल यहाँ हमेशा की सी रौनक नहीं थी। 2-3 आदमी इधर उधर मेज़ों पर बैठे शराब पीकर मस्त हो रहे थे। शराब खाने के मैनेजर टेकम दास ने दीपक को देखा तो इसके उबरू पर बल पड़ गए। टेकम दास, क्या बात है, आज तुम्हारा शराब खाना सुनसान पड़ा है, तुम्हारे तमाम यार दोस्त कहाँ गायब हो गए हैं? दीपक ने मुस्कुराते हुए पूछा। दीपक, भगवान के लिए मुझे बख्श दो, पहले ही दर्द से सर मेरा फटा जा रहा है, फजूल सवालात करके मुझे परेशान न करो। टेकम दास ने अपनी पेशानी पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। मैं तो एक आध पैक चढ़ाने आया हूँ, तुमसे मुझे कुछ पूछना नहीं है। टेकम दास ने बियर का एक गिलास भर कर इसके आगे रखते हुए कहा। ऐसा कभी नहीं हो सकता जब तुम यहाँ आए हो और अपने जहन में कोई मनसूबा बना कर ना रहे हो। टेकम दास इसके माजी के हवाले से बात कर रहा था जब दीपक पुलिस मुहब्बर था। ताहम इसने टेकम दास को ये नहीं बताया था कि इसने अपनी प्राइवेट सुरागर एजेंसी खोल रखी है। टेकम दास में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। सुनो, क्या तुम्हें विजय के बारे में कुछ मालूम है यार? इस बेचारे को किसी ने कत्ल कर दिया है। इसकी बात सुनकर टेकम दास ने ताजुब से इसे देखते हुए कहा। मैं तो इस बार का एक मैनेजर हूँ, मुझे इन चीज़ों का क्या पता। बेकार बातें ना करो, मैं जब तक तुम्हारी जुबान से कुछ उगलवा नहीं लूँगा यहाँ से टलने वाला नहीं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इसके पीछे किसका हाथ है। अचानक दीपक के पीछे किसी ने बड़ी मकरू आवाज़ में कहका लगाया। दीपक फौरन ही पलटकर देखने लगा। एक लंबा तड़ंगा आदमी स्याह रंग का पिस्तौल ताने खड़ा था। हरकत करने की कोशिश न करना, सीधे सीधे मेरी हिदायत पर अमल करते जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इस खौफनाक शख्स को देखकर दीपक को जुर्जरी सी आ गई। फिर वो गरजा, आहिस्ता से घूमकर बाहर के इस सिरे पर पहुंचो, अपने हाथ सर पर कर लो। नौवारिद ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। दीपक ने मसलहत और हैर इसमें जानी कि इसकी हिदायत पर बेचूचरा अमल करता जाए। दीपक जब बाहर के दूसरे सिरे पर पहुंच गया तो खौफनाक शख्स ने हुक्म दिया, दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दो। सीढ़ियों पर तारीकी थी। अपने दुश्मन को चकमा देने का ये अच्छा मौका था, लेकिन दीपक इस ख्याल से रुक गया कि मुमकिन है इस बदमाश के साथी ऊपर वहां मौजूद हों। ऊपर के हाल में पहुंचकर दीपक ने हिदायत के मुताबिक एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा। 4 आदमी मेज के गिर्द बैठे हुए थे। इनमें से 2 ने नकाब पहन रखा था। कोने में रखे हुए लैंप की हल्की सी रोशनी में इनके डरावने चेहरों को अच्छी तरह पहचानना मुश्किल था। दीपक के पीछे पिस्तौल लिए हुए आदमी ने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। सबकी नजरें दीपक पर गड़ी हुई थी। मेज के दूसरे किनारे पर बैठे हुए शख्स ने लंबे तिरंगे आदमी को मुखातिब करते हुए कहा, तुमने इसका पिस्तौल तो अपने कब्जे में कर लिया है। दीपक को यह शख्स इन सब का सरगना मालूम हो रहा था। मैं समझता हूँ कि ये इस कदर बेवकूफ़ नहीं है कि अपना पिस्तौल इस्तेमाल करने की कोशिश करे। फिर इसने दीपक को मुतवज्जो करते हुए हुक्म दिया, मेरे 3 की गिनती पूरी करने से पहले ही अपना पिस्तौल मेज पर फेंक दो, वरना गोली तुम्हारे सीने में उतर जाएगी। दीपक ने हुक्म की तामील की और इसके 3 बोलने से पहले ही पिस्तौल निकाल कर मेज के नीचे डाल दिया। सेलफोन भी, वो भी मेरे पास नहीं, चाहो तो तलाशी ले लो, दीपक ने जवाब दिया। वो इस सूरत से मतलब खौफजदा नहीं था, वो इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक मरहलों से बार बार गुजर चुका था। असल इसको फिक्र थी कि यहाँ से राह फरार किस तरह इख्तियार की जाए। इसकी ज़रा सी गलती मौत के मुंह में पहुँचा सकती थी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इनके सरगुना ने गर्ज कर दीपक को मुखातिब किया। हमने तुमसे पहले ही दिन कह दिया था कि हमारे काम में दखल देना तुम्हारे लिए बिल्कुल फजूल है, लेकिन फिर भी तुम नहीं माने। दीपक ने गुस्ताखाना अंदाज में जवाब दिया, क्या तुमने मुझे बच्चा समझ रखा है? सरगना ने हैरत से दीपक को सर से लेकर पैर तक देखा और बड़ी सख्त मोहरी के साथ पूछा, तुम आखिर किस चीज़ के पीछे पड़े हो? मुझे विजय के कातलों की तलाश है, इसे तुम लोगों ने क्यों कत्ल किया? क्या तुम इसका पता चला सकते हो? ये कौन सा मुश्किल काम है? दीपक ने हकारत आमेज लहजे में कहा। अगर इजाज़त हो तो इसके लिए अपने 2 कारतूस खराब कर दूं, लंबे तिरंगे आदमी ने अपने सरगुना से कहा। यह सुनकर दीपक इसकी तरफ से गुस्से से पलटा। वो भी आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन अपने सरदार की आवाज़ सुनकर लंबा तिरंगा आदमी अपनी जगह पर रुक गया। सरगना ने पूछा, कातिल को तलाश करने के लिए तुम्हें कितना रुपया मिला है? 1 कौड़ी भी नहीं। विजय मेरा दोस्त था, इसका इंतकाम लेना मेरा फर्ज है। कहते हुए इसकी नज़रों के सामने मजलूम बुढ़िया का चेहरा घूम गया। विजय इसका अकलौता सहारा था, इसका दिल दुखने लगा। सरगना ने इत्मीनान से पूछा, अच्छा तो वो तुम्हारा दोस्त है? कहते हुए सरगना अपनी जगह से उठा और साथ ही पिस्तौल लिए हुए लंबे तिरंगे आदमी को मुखातिब करके मुस्कुराया, यानी इस बदमाश को पकड़ लो, यही है विजय का दोस्त जिसे हम ढूंढ रहे हैं। दीपक समझ गया कि इसका अंधेरे में छोड़ा हुआ तीर और मकतूल विजय के सिलसिले में खुद को इसका दोस्त कहना सही साबित हुआ है। गोया अब ये बाजी खुलने वाली थी। हालांकि दीपक को बुढ़िया से हमदर्दी थी और अपनी होने वाली 4 दांग शोहरत से दिलचस्पी भी, ख्वाह फीस कमी से ही। ताहम इसके साथ ही दीपक को अपने सर पर खतरा महसूस होने लगा। अब ये मुझे पकड़कर किसी सख्त शिकंजे में कसना चाहते हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त अजियत पहुंचाकर मुझसे इस बारे में पूछेंगे जिसकी इन्हें बुरी तरह से तलाश है। इनका ख्याल था कि विजय ने वो अहम चीज़ अपने इसी खास दोस्त के पास छुपा कर रखी है। अब इन्हें वो दोस्त मिल चुका है, खतरे में खुद को डाले बगैर केस कब हल होते हैं। उधर सरगना का
हुक्म मिलते ही लंबा सड़ंगा जवान पिस्तौल लिए हुए आगे बढ़ा। दीपक ने समझ लिया कि ये पिस्तौल के दस्ते से एक ज़रब इसके सर पर लगाना चाहता है। अब जरा सी भी ताहिर इसके लिए खतरा थी। दीपक बिजली की तेजी के साथ उछला और मेज को चारों के ऊपर उलट दिया, फिर झपट कर अपना पिस्तौल उठा लिया और जवान के हमले से बचने के लिए एक तरफ हो गया। मेज के उल्टते ही इनकी कुर्सियां लड़खड़ाई और कोने में रखा हुआ लैंप भी नीचे गिर गया। पल के पल हर सू अंधेरा छा गया। जवान, जिसका नाम जॉनी था, पिस्तौल के चलने की आवाज आई। शायद गोली दीपक को लगने की बजाय फर्श के बीच धंस गई, लेकिन अब वो दूसरी गोली नहीं चला सकता था। इसे अंदेशा था कि कहीं वो गोली चलाकर अपने ही किसी साथी को हलाक न कर दे। इस सूरत हाल में दीपक किसी कदर मुतमईन था, लेकिन अब इसके पकड़े जाने का खतरा बदरजाए उत्तम मौजूद था, क्योंकि 5 ताकतवर आदमियों से मुकाबला दरपेश था। दीपक ने अंदाजा लगाकर इस तरफ गोली चला दी जहां जॉनी पिस्तौल लिए खड़ा था। दूसरे ही लम्हे एक दर्दनाक चीज और किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। दीपक की गोली अपने निशाने पर लगी। अचानक अंधेरे में इसके जिस्म तक 2-4 हाथ पहुंच गए जो इसे दबोचने की कोशिश करने लगे। दीपक ने एक के सर पर पिस्तौल के दस्ते से जोरदार ज़रब लगाई। वो शख्स चीख उठा और धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। दीपक ने एक जोरदार झटका खाकर अपने आप को दूसरों की गिरफ्त से छुड़ा लिया और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे कोने की तरफ सिरक गया। इसे कुछ कुर्सियों के उलट पलट होने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जॉनी के कुराहने और गालियां देने की आवाज़ अब तक आ रही थी। चंद गोलियां इसके सर के ऊपर से दीवार में घुस गईं। दीपक अपना पिस्तौल नहीं चला सकता था, क्योंकि इसके शोले देखकर दुश्मन इसकी जगह का पता चला सकते थे और इसे निशाना बना सकते थे। उधर ये लुटेरे भी अंधाधुंध गोली नहीं चलाना चाहते थे, क्योंकि इन्हें अपनी जानों का भी खतरा था। अब दीपक ने मौका से मजीद फायदा उठाने का सोचा और दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इसको अचानक एहसास हुआ कि इनमें से कोई एक शख्स दरवाजे के साथ जरूर अपनी पीठ लगाए खड़ा होगा ताकि इस पर फरार का रास्ता बंद रहे। दीपक को एक और तरकीब सूझी। इसने तारीकी में इधर उधर अपने हाथ फैलाए। एक उल्टी हुई कुर्सी का पाया इसके हाथ आ गया। वो कुर्सी को हाथ पर उठाकर खड़ा हो गया और पूरी कुव्वत से कुर्सी दरवाजे की जानिब दे मारी। दीपक का अंदाजा दुरुस्त निकला। इसका मद्दे मुकाबल बुरी तरह जख्मी होकर चीखा और फर्श पर इसके गिरने की आवाज़ सुनाई दी। दीपक ने लपक का दरवाजा खोला और हाल में जा पहुंचा, फिर सीधे जीने की तरफ जाने के बजाय जरा सा घूमकर दौड़ पड़ा। इस तरह वो इनकी गोलियों से बच गया जो इसके पीछे चलाई गई थी। यूं जब वो जीने से नीचे उतर चुका तो इसके पीछे दब दब दौड़ने की आवाज़ सुनाई देने लगी, लेकिन ये सब बेसूद था, क्योंकि दीपक शराब खाने से निकलकर सड़क की तारीकी में गुम हो चुका था। दीपक ने अगला बस स्टॉप पार किया। एक पतली सी गली में गुजरकर वो दूसरी सड़क पर पहुंचा। वहां इसने एक टैक्सी रुकवाकर सीधा विजय की मां के फ्लैट पर पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया लेकिन आवाज ना आई। आखिर मायूस होकर इसने हैंडल घुमाया। दरवाजे को बगैर कुफल के पाकर इसे बड़ा ताज्जुब हुआ। इसने अंदर का बटन दबाकर बिजली रोशन की तो इसकी हैरत की कोई इंतहा न रही। वो बुढ़िया खून में नहाई चारों शाने चित पड़ी हुई थी। किसी ने गोली से इसके सीने में सुराख काट दिया था। कमरे का सामान हर तरफ बिखरा हुआ था। बिल्कुल विजय के कमरे का हाल था। दीपक को बड़ा अफसोस हुआ। वो अपने आप को कसूरवार समझ रहा था कि अगर विजय की फ्लैट से निकलने के बाद वो बुढ़िया को फोन पर खतरे की इतला दे देता तो मुमकिन है कि वो अपनी हिफाजत का कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेती। दीपक बहुत मलूल और उदास और दिल गिरफ्तार यहाँ से रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर शराब खाने से काफी दूर एक जगह छुप कर खड़ा होगा। थोड़ी देर बाद एक दुबला पतला सा शख्स वहां से गुजरा। दीपक ने इसे पहचान लिया कि ये बाटली वाला शराब खाने का मैनेजर टिकम दास था। बार बंद करके वापस आ रहा है। इसने लपक कर पिस्तौल की नाल इसकी गर्दन पर रख दी और इसको एक दुकान के कोने की तरफ चलने का हुक्म दिया। दीपक ने किसी किस्म की बात करने से पहले ही एक जोरदार गोंसा इसकी थोड़ी पर रसीद किया। टिकम दास लड़खड़ाकर दीवार से टकराया और दर्द से चिल्लाने लगा। आज मैं तुझे तेरी सारी मक्कारी का अच्छी तरह मजा चखाऊंगा। अब मैं देखता हूँ कि मेरे सवालात का जवाब तो ठीक तरह से कैसे नहीं देता। मत भूलना कि पुलिस से मेरे अब भी अच्छे ताल्लुकात हैं। दीपक ने गर्ज कर कहा। टिकम दास बुरी तरह सहमा हुआ था। शराब खाने की भलाई मंजिल पर वो 5 आदमी कौन थे मुझे नहीं मालूम, टिकम दास ने अटकते अटकते जवाब दिया। दीपक ने दांत नकोस कर पिस्तौल के दस्ते से इसके जबड़े पर एक जोरदार ज़रब लगाते हुए कहा, अगर तुमने दोबारा झूठ बोलने की कोशिश करनी चाहिए तो तेरे सारे दांत हलक से बाहर कर दूंगा। अब सच सच बता वो लोग कौन थे? टिकम दास ने दीवार का सहारा लेकर मरी हुई आवाज में कहना शुरू किया। दीपक दास, तुम बिल्कुल ना समझो। तुमने इनके एक साथी जॉनी को हलाक कर दिया है। अब वो शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। अगर तुम इनके हाथ लग गए तो तुम्हारा किस्सा पाक ही कर देंगे। तुम्हें कुछ होश भी है कि किसके साथ पंजाजमाई कर रहे हो? इनका सरगुना राज मिश्रा बड़ा ही संगदिल और बेरहम शख्स है। इन सारी बातों का हवाला देने की जरूरत नहीं, इन चीजों से किसी और को डराना। दीपक ने धमकाते हुए लहजे में कहा। सीधी तरह बताओ कि ये विजय को किस लिए कत्ल किया गया है? मुझे बस इतना मालूम है कि विजय भी इनकी टोली से ताल्लुक रखता था। किसी मामले में राज मिश्रा के साथ इसके इख्तिलाफात शदीद हो गए। इसका असली कातिल कौन था ये मुझे नहीं मालूम। बहरहाल कातिल का ताल्लुक इसी टोली से है। क्या वो लोग अभी भी शराब खाने में है? नहीं, तुम्हारे फरार होने के बाद इस टोली के 2 और आदमी हैं और फिर सब जॉनी की लाश उठाकर चले गए। क्या तुम इन 2 आदमियों को पहचानते हो? मैं सिर्फ एक को जानता हूँ जिसका नाम जाकर है, दूसरे को मैं नहीं जानता। वो लोग इस वक्त कहाँ हैं? टिकम दास खामोश हो रहा था।
वो इस सवाल का जवाब देने से बचना चाह रहा था। वो इसके सवाल से बचना चाह रहा था। दीपक ने पिस्तौल की नाल इसके सीने पर रखते हुए कहा, जवाब दो या ट्रिगर दबाऊं। खौफ के मारे टेकमदास का खून हुश्क होने लगा। घटी हुई आवाज में इसने जवाब दिया, मैं इनके सरगना राज मिश्रा को कहते सुना था कि वो लाश को समंदर के किनारे पहुंचाने का हुक्म दे रहा था। मेरे ख्याल में समंदर के करीब वो अपने एक चौबी हट में होंगे, या फिर तुम इन्हें मेजवाल के नाइट क्लब में देखोगे। ये क्लब राज मिश्रा का हाथ अड्डा है। अब आखिरी बात बताओ और तुम्हारी मुक्ति। पूछो, इन्हें किस शय की तलाश है? तुम्हारा जिक्र भी इस सिलसिले में हो रहा था। बताओ वो कौन सी शय है, इनके लिए क्या अहमियत रखती है? इसका हवाला इसने इसलिए दिया था ताकि वो झूठ न बोल सके। वो एक अहम दस्तावेजात है जो विजय के सरगना के साथ शदीद इख्तलाफात के बाद विजय ले उड़ा था। टेकमदास ने बताया, इसकी तलाश के लिए राज मिश्रा ने अपने गुंडे मामूर कर रखे हैं के दरमियान में तुम कूद पड़े। ये सुनकर दीपक ने टेकमदास का गिरबान छोड़ दिया और इसके सर पर पिस्तौल के दस्ते से एक जोरदार जर्ब लगाए, जिसकी ताब ना लाकर वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। दीपक ने रुस्सत होते हुए कहा, बदमाश अब तो कुछ देर आराम कर। दीपक को अंदाजा था कि इसके जाने के बाद टेकमदास फोन करके राज मिश्रा को सारी सूरत हाल से मुतले कर देगा, इसलिए इसने ये हरकत की। दीपक ने इनसे ये झूठ बोला था कि इसके पास सेलफोन नहीं है। वो इसने अपने लॉन्ग बूट की जराब में उड़ रखा था। छोटा और बोसीदा फोन निकालकर इसने इंस्पेक्टर रवि प्रसाद को फोन किया और सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। ये वक्त है इंस्पेक्टर साहब इस खतरनाक गैंग पर हाथ डालने का, क्योंकि इस मजलूम बुढ़िया के कत्ल के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जिस शय की इन्हें तलाश थी और जो इसके खिलाफ ठोस सबूत बन सकती है, वो बुढ़िया के फ्लैट से निकाल लाए हैं। विजय ने यकीनन वो शय अपनी माँ के घर में छुपा रखी होगी। राज मिश्रा ने इसकी तलाशी के लिए वहाँ अपने कुछ साथी भी भेज रखे हैं। रवि प्रसाद खुद भी राज मिश्रा गैंग के पीछे था। इसने फौरन इसके बताए हुए पते पर नफरी समेत आने का वादा कर लिया। दीपक मुतमईन होकर चल पड़ा। यूं दीपक आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंचा जहां 2 मंजिला चौबी हट में रोशनी छिनकर बाहर आ रही। मान ही दीपक को किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो जल्दी से एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गया। जरा सी देर बाद पुलिस की 2 गाड़ियां सायरन बजाती हुई आई और आनन फानन हट को घेर लिया। अंदर पूरा गैंग अपने सरबराह राज मिश्रा समेत मौजूद था। दीपक भी दौड़ा चला आया। इंस्पेक्टर रवि प्रसाद ने बड़ी बहादुरी के साथ इन पर हल्ला बोलकर इन्हें बेदस्तफा कर दिया। दीपक ने फौरन ही अपनी कार्रवाई शुरू कर डाली और जल्द ही इनके हाथ वो अहम दस्तावेजात सबूत आ गए जिन पर तमाम अफराद के पते लिखे हुए थे और जहां वो काम करते थे। ये लोग वसी पैमाने पर स्मगलिंग का कारोबार करने वाले एक जत्थे से मुतल्लिक थे। इस कागज में बास बड़े बड़े सरमायादारों और सरकारी अफसरों के नाम भी थे जो इस कारोबार में बराबर के शरीक थे। इनके मकामात के पते भी दर्ज थे जहां स्मगल किया गया माल छुपाया गया था। ये दस्तावेजात विजय ने अपने फ्लैट में छुपाने के बजाय अपनी माँ के फ्लैट में छुपा रखी थी। दीपक को अफसोस हुआ कि इस मनहूस दस्तावेजात के सबब दोनों माँ बेटे अपनी जान से गए, लेकिन बहरहाल एक बड़ा खतरनाक गैंग कानून की गिरफ्त में आ चुका था।